गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सोनू तिवारी आप लोग का टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। चलिए, मैं प्रधान शिक्षक के लिए इतिहास स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो प्रधान शिक्षक का एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर को, उसके लिए इतिहास के सिलेबस आपको मैंने बता दिया है, जिसमें 1857 की क्रांति के बाद का जो इतिहास है आधुनिक भारत का, वही सिलेबस आपका दिया गया है। तो मैं पहला स्टार्ट करूंगा 1857 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 ईस्वी क्रांति, 1857 ईस्वी का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सैन्य विद्रोह, आप जो भी चाहें बोल सकते हैं। ये क्रांति का स्वरूप है जिससे बहुत सारा डिबेट है। चलिए टॉपिक पहले बना देते हैं कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा जिसमें 1857 हो गया, 1857 हो गया। इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे स्वरूप, उसके बाद देखेंगे कारण, इसके बाद देखेंगे विस्तार। ठीक है, स्वरूप देखेंगे, कारण देखेंगे, विस्तार देखेंगे, उसके बाद से असफलता के कारण देखेंगे। क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था, क्रांति थी, वो असफल हो गई थी, तो उसकी असफलता के क्या कारण रहे उसको देखेंगे, असफलता के कारण। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो इन सारे टॉपिकों पे कितना बन रहा है? 5 बन रहा है हमारा टॉपिक। 5 टॉपिक को लेकर के 1857 का जो रिवोल्ट है वो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं हम लोग कि इसका स्वरूप कैसा था। अब स्वरूप का मतलब क्या हुआ कि क्या ये क्रांति थी, क्या ये आंदोलन था, क्या ये सैन्य विद्रोह था, क्या ये धार्मिक विद्रोह था। तो इसकी संज्ञा बहुत सारे लोगों ने दी। स्वरूप के रूप में हम देखेंगे तो यहां कहेंगे क्या ये क्रांति थी, सैन्य विद्रोह था, सैन्य विद्रोह या सिपाही विद्रोह, क्या ये धार्मिक विद्रोह था। ठीक है, तो देखो यहां पे क्रांति या क्या ये विद्रोह था, तो जितने इंग्लिश या अंग्रेज लेखक हैं, राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि यह एक छोटा सा सैन्य विद्रोह था और कुछ नहीं था। यह एक धार्मिक विद्रोह था, ठीक है, जिसमें धर्म को लेकर के, चूंकि मंगल पांडे ब्राह्मण थे और जो तत्कालिक कारण में वो ये था कि गाय और सुअर की चर्बी क्यों लगाई गई है, उसका यूज नहीं करेंगे, तो ये धार्मिक कारण दे दिया गया। जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे क्रांति का स्वरूप दिया कि यह भारत का क्रांति है, और भारतीय इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो इसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से राइटर हैं जो इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहे हैं और कौन राइटर इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो बी डी सावरकर जी ने कहा है। एसी मजुमदार एक राइटर हैं जो इतिहासकार थे अंग्रेजों के, उन्होंने कहा है कि न तो ये प्रथम था, न तो ये स्वतंत्रता था, न ये संग्राम था, न तो ये प्रथम था, न स्वतंत्रता था, और न संग्राम था, न राष्ट्रीय था, मतलब पूरे भारतीय लेवल पे नहीं था। तो उनके कहने का मतलब ये था कि पूरे भारत में नहीं फैला था, ये दक्षिण भारत तो इससे पूरा ही अछूता रह गया था, और जो लाहौर से ऊपर का क्षेत्र था वो भी इससे अछूता रह गया था। इसके अकॉर्डिंग ये बोले कि राष्ट्रीय नहीं था। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये प्रथम नहीं था इसलिए कि इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हो चुके थे भारत में। ठीक है, यह स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, कोई स्वतंत्रता के लिए किया गया कोई विद्रोह या क्रांति नहीं थी, इसलिए कि सभी लोग, जितने राजा लड़े, जितने रानियां लड़ी, जितने जमींदार लड़े, सभी लोग अपने अपने मतलब अपनी जो जरूरतें थी उसके लिए वो लोग लड़ रहे थे। तो एसी मजुमदार ने कहा कि ना तो ये प्रथम था, ना स्वतंत्रता था, ना संग्राम था, ना राष्ट्रीय था। ठीक है, लेकिन बी डी सावरकर, याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और हमारे देश की एक क्रांति थी। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या कहा था? अंग्रेज इसलिए क्रांति नहीं कर रहे थे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कर रहे थे कि अगर वो कह देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भारतीयों के मन में आएगा कि कहीं ना कहीं हम स्वतंत्रता की अब मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्वरूप पे चर्चा कर लिए कि स्वरूप कैसा था। अब देखेंगे कारण। क्योंकि देखिए ये पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे, फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाएंगे कि आपके एग्जाम में आए और आप वहां लगा दो। ठीक है, अगर इसको एक्सप्लेन किया है तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, और कोई फैक्ट छूटे ना इसका भी खास ख्याल रखेंगे।
कारण में देखेंगे तो बहुत सारे कारण हो जाएंगे। कारण में हम देखेंगे तो हमारे धार्मिक कारण हो जाएंगे, धार्मिक, आर्थिक कारण हो जाएगा, आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण हो जाएगा, राजनैतिक कारण हो जाएगा, प्रशासनिक कारण हो जाएगा, प्रशासनिक कारण हो जाएगा, तत्कालिक कारण हो जाएगा, तत्कालिक कारण हो जाएगा, सैनिक कारण हो जाएगा, सैनिक कारण हो जाएगा। तो ये हमारे सब कारण हैं कि क्यों 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो सबसे पहले देखेंगे कि धार्मिक कारण क्या था। तो आपको पता है कि जैसे 1813 ईस्वी में जब पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आने के लिए अलाउ कर दिया गया, तो ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्मगुरु मतलब पादरी वगैरह ये लोग आए और ये बोले कि कन्वर्जन जितना हो सके हिंदू और मुस्लिम से इस्लाम धर्म से कन्वर्जन कर ले ईसाई में, वही हम लोग का उद्देश्य है। और खुलेआम वो लोग हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का शिकायत करते थे, बुराइयां बात करते थे और ये कह दिए थे कि हमारा उद्देश्य ही यही है कि भारत को एक ईसाई कंट्री बना के रख दें। तो ये धार्मिक गतिविधियां थोड़ी सी बड़ी हुई थी, ठीक है। दूसरा देखेंगे सैनिक कारण क्या था सर। तो देखो सैनिक कारण हम ये देखेंगे कि 1854 में एक डाक तार अधिनियम आया था, लॉर्ड डलहौजी ने लेके आया था डाक तार अधिनियम। इसके तहत ये कहा गया कि जो सैनिक होते थे वो अपने घर वालों को जो लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे डाक के माध्यम से, उसका पैसा पहले नहीं लगता था। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने डाक तार अधिनियम लाया जिससे ये कहा जाए कि उनका ही पैसा लगेगा, जिससे सैनिकों में असंतोष फैला, ठीक है। दूसरा क्या कारण था, दूसरा ये कारण था कि जितने सैनिक थे उसमें 1:5 का रेशियो होता था। 1:5 का मतलब हुआ कि अगर एक यूरोपीय सैनिक है तो उसमें 5 भारतीय सैनिक थे। भारतीयों के सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन होता क्या था कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। मतलब संख्या में हम अधिक हैं लेकिन भेदभाव करने का मतलब क्या हुआ कि रहन सहन अलग कर दिया गया। यूरोपियों की व्यवस्था अलग की जाएगी, भारतीयों की व्यवस्था अलग की जाएगी। वेतनमान जो दिया जाता था वो एक यूरोपीय का जितना मिलता था उसमें 5 भारतीयों को दे दिया जाता था। इस तरीके से सैनिकों में असंतोष फैल गया। दूसरा कारण क्या हुआ कि जब आंग्ल बर्मा युद्ध छिड़ा, बर्मा में जब युद्ध छिड़ा, तो आप अगर छोटा सा मैप यहां बना दें तो आप देखेंगे कि यहां पे ये बर्मा है और यहां पे हमारा चटगांव था और बीच में ये बे ऑफ बंगाल था। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ से बर्मा में डायरेक्ट भेजा गया समुद्र के माध्यम से, मतलब बंगाली खाड़ी से होते हुए समुद्र के माध्यम से कहां चले गए, बर्मा में चले गए। और बर्मा में जब समुद्र के माध्यम से लेके जाएगा तो उस समय माना जाता था, धार्मिक मान्यता थी कि कोई भी मनुष्य जीवित रूप से, मतलब जब तक जिंदा है तब तक समुद्र को पार नहीं करेगा। अगर पार कर लेता है तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। बहुत सारे सैनिकों को जबरदस्ती जब इस तरीके से किया गया, उनको ले जाया गया बर्मा में, तो एक असंतोष की भावना सैनिकों में फैल गई, इसलिए कि उनकी परिवार वालों के साथ भेदभाव किया जाने लगा था। दूसरा कारण क्या था कि आप देखते हैं कि भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों का देश है। यहाँ वेशभूषा अलग अलग, जिस राज्य में जाओगे अलग अलग वेशभूषा मिलेगी। जैसे जो इस्लाम धर्म के लोग थे वो दाढ़ी रखते थे, जो हिंदू धर्म के लोग थे तो वो शिखा रखते थे, दाढ़ी रखते थे, ये हो गया। उसके बाद से जो सिख थे वो दाढ़ी रखते थे, जूड़ा रखते थे। चले जाओ दक्षिण भारत में तो वहां पे लोग कान में कुंडल पहनते थे। तो ऐसी ऐसी वेशभूषा भारत में पाई जाती थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि इन सब चीजों पे बैन लगा दिया कि कोई ऐसा नहीं करेगा। इससे भी सैनिकों में असंतोष फैली थी। और आप क्या देखोगे सैनिक कारण में कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अकॉर्डिंग टू मतलब हड़प नीति के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अपने अधिकार कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया। और चूंकि जितने सैनिक थे उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसमें से मैक्सिमम अवध के क्षेत्र के थे। अवध का मतलब इस समय जो यूपी है ना, मैक्सिमम रेंज पकड़ लो कि यूपी का, तो उसी क्षेत्र से थे, ठीक है। तो एक असंतोष ये फैला कि हम जिस राज्य से हैं उनको अधीन कर लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो भी बिना किसी कारण का। कुशासन का आरोप मतलब कोई आरोप नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए जितना टर्म हम बताते जा रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल हमने बताया कुशासन का आरोप कब लगाया गया, 1856। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस पे लगाया गया, अवध पे लगाया गया, ठीक है। और अवध के नवाब कौन थे उस समय, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये 1854 ईस्वी में डाक तार अधिनियम आया था, ये भी याद रखिएगा। किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। तो ये सैनिक कारण में हो गया। अब देखेंगे हम आर्थिक कारण। तो देखिए टैक्स बढ़ा देना, करों में वृद्धि करना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था करों में वृद्धि करना, भू राजस्व नीति लाना,
भू राजस्व नीति लाना। अब भू राजस्व नीति में कौन कौन सी नीतियां लाई गई उसमें हम देखेंगे तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में लाया गया, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब शामिल था। पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश जितना है सब में इधर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लाया गया। जबकि दक्षिण भारत की तरफ चले जाएंगे आप तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया, और पंजाब लाहौर की तरफ चले जाएंगे तो महलवाड़ी व्यवस्था लाया गया। ये तीनों व्यवस्थाओं ने मिल करके किसानों का शोषण किया और आर्थिक तंगी इतनी आ गई कि सभी किसान असंतुष्ट हो गए थे। ये हम जो बता रहे हैं 1857 जो क्रांति हुई थी उसका कारण बता रहे हैं, उसमें एक दिन का ये कारण नहीं है। ये जब से प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 1757 ईस्वी के बाद से 1857 ईस्वी मतलब 100 सालों का शोषण का देन था कि 1857 की क्रांति हुई। तो 100 सालों में जितनी नीतियां रहीं उससे आर्थिक तंगी किसानों को झेलना पड़ा, चाहे वह अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था रहा हो, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था रहा हो, चाहे महलवाड़ी व्यवस्था रहा हो। इससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया। आप कहोगे बंगाल में, बिहार, उत्तर प्रदेश जितना है, उड़ीसा इस क्षेत्र में लागू किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया वो पंजाब लाहौर के क्षेत्र में किया गया, और रैयतवाड़ी व्यवस्था ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में लागू किया गया, जिससे किसानों का फाइनली शोषण हुआ और आर्थिक तंगी के कारण किसान असंतुष्ट हो गए। ये हमारा आर्थिक कारण में आएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं राजनीतिक कारण क्या था। तो देखिए राजनीतिक कारण में सबसे बड़ा चीज है सहायक संधि। सहायक संधि। दूसरा क्या है हड़प नीति। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहते हैं। हड़प नीति या व्यापक नीति भी इसको हम लोग कहते हैं। सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, जबकि हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो ये सहायक संधि और हड़प नीति के तहत प्रशासनिक जो कारण, राजनीतिक जो कारण था, इसके तहत क्या किया गया कि जमींदारों का जमीन छीन ली गई, राजाओं का साम्राज्य छीन लिया गया, और अलग अलग कारण बताए गए। जैसे सहायक संधि में ये कहा गया कि आप कोई भी शासक हैं, आप हमसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लीजिए। कोई भी पड़ोसी राज्य, कोई भी कंट्री का मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब समझौता कर रही थी उस समय फ्रांसीसी कंपनी, पुर्तगाली ये सब लोग थे, तो किसी से भी युद्ध होगा तो हम आपकी सहायता करेंगे, बदले में हमारी एक सैन्य टुकड़ी आपके राज्य में रहेगी, आप अपने सैनिकों की संख्या कम कर दीजिए। दूसरा, हमारा एक प्रतिनिधि हमेशा राजा के साथ बना रहेगा। इसके तहत करते क्या थे कि राजा को और उस राज्य को एक तरीके से अपने गुलाम बना के रख देते थे, और समय आने पे तख्ता पलट करके उस साम्राज्य को अपने में मिला लेते थे। तो ये थी सहायक संधि। उसके बाद भी कुछ राज्य बच गए जो सहायक संधि नहीं किए, ताकतवर थे, तो उनके लॉर्ड डलहौजी लेकर आ गया हड़प नीति। और इस हड़प नीति के अकॉर्डिंग कहा गया कि वैसे राज्य जिनके पास कोई पुत्र नहीं है, राजा का कोई पुत्र नहीं है, तो दत्तक पुत्र का मतलब ये होता है गोद लिया हुआ पुत्र, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, जिनका पेंशन चल रहा था हम पेंशन को स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरा क्या हुआ कि मुगलों का जो सिक्का पे नाम चल रहा था उसको उन्होंने हटा दिया। इससे भी ये भी राजनीतिक कारण में काउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे सतारा, नागपुर, अवध को कुशासन का आरोप लगाया गया, झांसी, इन सबको हड़प नीति के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो ये था राजनीतिक कारण। उसके बाद देखेंगे प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारण में मेन वही था कि जो लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी से लेकर के और 1856 ईस्वी तक, मतलब कितने साल हो गया, 8 साल तक शासन किया। उसमें जितनी भी नीतियां लाई, मैंने हड़प नीति, इसके तहत एक तरीके से ये करना था ना कि हमको पूरे भारत को एक कर देना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसका जीता जागता उदाहरण आ जाता है कि अवध को कुशासन का आरोप लगा दिया गया, जबकि अवध जो था वो बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद एकदम मतलब प्रतिछाया बन के ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देता था। प्रतिछाया का मतलब हमेशा साथ रहना, फिर भी उसको कुशासन का आरोप लगा के ले लिया गया। तो प्रशासनिक कारण में असंतुष्टि पूरे भारत के जितने जमींदार थे, राजा थे, सबके पास थी। ठीक है, चलिए एक चीज और छूट रहा है, धार्मिक कारण में एक चीज और बता दें कि उस समय जितनी कुरीतियों को बंद किया गया, देखो कुरीतियों को बंद करने का मतलब ठगी प्रथा, सती प्रथा, बलि प्रथा आदि ये प्रथाएं हैं। तो सती प्रथा क्या थी कि जब भी कोई पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसके साथ बांध करके उसके साथ चिता पे जला दिया जाता था। ये कुरीतियां हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये गलत था, बात समझ आ रहा है ना, लेकिन उस समय की प्रथा थी, सामाजिक प्रथा थी। तो जब इसको 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को बैन किया, बंद किया, अपराध घोषित कर दिया, तो भारतीय समाज में अचानक एक मतलब अचानक ये हुआ कि ये बदलाव कैसे हो गया।
बात समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन यहां से तैयार कर लो, सती प्रथा किसने बंद किया? सती प्रथा को राजा राम मोहन राय, भारतीय में दे तो राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था, उसने इसको बैन किया। ठगी प्रथा, ठगी प्रथा को स्लीमेन ने बैन किया, ठगी प्रथा को स्लीमेन ने बैन किया। और ठगी प्रथा क्या थी कि लोग जब चलते थे तो राह में ठग लिया जाता था लोगों के द्वारा, तो ये भी अपराध घोषित कर दिया गया। इसके तहत अगर ठगी प्रथा के तहत अगर कोई ठगते हुए पाया जाएगा तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1854 ईस्वी, सॉरी 1856 ईस्वी, याद रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के सहयोग से लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया 1856 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मतलब ये था, देखो जैसे कोई विधवा हो गई, एक तो विधवा बचती नहीं थी, सती प्रथा के तहत उसको जला दिया जाता था। अगर कहीं बच गई, विधवा हो गई, तो अब क्या हुआ, तो उसको समाज से बाहर कर दिया था। मतलब कहीं बाहर नहर के किनारे, नहर देखे हो ना गांव के बाहर, तो नहर के किनारे मड़ई टाटी डाल के उसको रखा जाता था। किसी भी शुभ कार्य में वो घर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। कोई यात्रा कर रहा है, उसका मुख देख ले तो उसका यात्रा खराब हो जाता था। मतलब समाज से बहिष्कृत जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती थी। चाहे वो विधवा जिस दिन शादी हुआ उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो जाए तो भी क्या हुआ, वो विधवा मानी जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो इसको ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसका जबरदस्त विरोध किया और फाइनली उन्होंने एक विधवा से ही शादी किया, और उनके प्रयास के तहत 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया, अर्थात विधवा शादी कर सकती है, जिसका भी समाज में बहुत विरोध हुआ। नेक्स्ट आता है बलि प्रथा। बलि प्रथा क्या थी कि बहुत सारी जनजातियां थी और बहुत सारी धार्मिक परंपराएं थी, जिसके तहत कहा जाता था कि नर का बलि दिया जाएगा, मतलब नर बलि प्रथा, मानो कि बलि दी जाती थी। अरे देखोगे आपकी आज भी जैसे बकरी वगैरह का बलि दिया जाता है, कई जगह पे आज भी कई जनजातियां हैं जो क्या करती हैं, इंसानों की बलि देती हैं अपने इष्ट देवता को खुश करने के लिए। इष्ट देवता का मतलब क्या हुआ, जिस देवता को हम मानते हैं। अभी 15-20 साल पहले जाओ तो बच्चों को लोग किडनैप करते थे बलि देने के लिए, कहीं नया पुल बन रहा है उसमें काट के डाल देंगे सब, ठीक है। तो बलि प्रथा को बैन किया गया, जिसकी वजह से भी समाज में जितनी कुरीतियां थी, ये भी कहीं ना कहीं कारण रही कि जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई तो ये लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर गए कि हमको अंग्रेजों को मारना है, भगाना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सब कारण। अब आते हैं तत्कालिक कारण पे। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण, तो तत्कालिक कारण ये माना जाता है कि देखिए जनवरी, नीचे दिखाई दे रहा है यहां पे, जनवरी 1857, जनवरी 1857 में दमदम, यहां पे थोड़ा सा हम मैं बना दे रहे हैं आपको देखने के लिए। ठीक है, तो मैप में दिखा रहे हैं आपको कि 30 जनवरी को यहां दमदम है। देखिए ये हमारा पश्चिम जो बांग्लादेश बटा हुआ है ना, उसमें बांग्लादेश अपना बटा नहीं आता, ऐसे था। और ये पाकिस्तान जो था वो हमारा यहां जुड़ा हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान जुड़ा हुआ था। तो यहां बांग्लादेश में दमदम नामक स्थान पे 30 जनवरी को, ये डेट हटा दीजिए, जनवरी लिखिए, जनवरी 1857 को दमदम में ये बात फैल गई कि जो एनफील्ड राइफल आया है, जो ब्राउन बेस था राइफल, उसके जगह पे एनफील्ड राइफल आया था, जिसमें जो गोली थी ना उसको एक पैकेट में रखा जाता था, कवर में, झिल्ली से, जिससे वो खराब ना लगे, खराब ना हो, जंग ना लगे, तो उसको दांत से खींच करके और उसको लगाना होता था एनफील्ड राइफल में। तो दमदम में पहले विरोध हुआ जनवरी 1857 ईस्वी में, लेकिन दबा दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे कलकत्ता के पास बैरकपुर में, कहां पे, बैरकपुर, ये हम बता रहे हैं तत्कालिक कारण में। बैरकपुर में 29 मार्च को, कब, 29 मार्च को 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे, ठीक है, सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने यह कह दिया कि हम एनफील्ड राइफल नहीं चलाएंगे, और अपने जो मतलब उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको गोली मार दिया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को गोली मारने के कारण इनको 10 अप्रैल को 1857 को फांसी दे दी गई, और यही था तत्कालिक कारण, ठीक है ना। लेकिन जब फांसी दे दी गई तो यहां पे ये दबा दिया गया। आपको क्या स्टार्ट करना है, अगर कोई पूछ दे कि कब स्टार्ट हुआ, आप कहो बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था।
लेकिन अगर कोई कहे नहीं उसके पहले भी कहीं तो दमदम बताना। दमदम कहाँ पे आज आज कहाँ पे है? बांग्लादेश में, देख रहा हो ना। और ये बैरकपुर कहाँ पे है? कलकत्ता के पास। क्लियर है? अब उसके बाद क्या हुआ? अब आते हैं हम लोग, ये कारण हो गया तत्कालिक कारण में, तत्कालिक कारण हो गया। अब आते हैं स्वरूप हो गया, कारण हो गया विस्तार। विस्तार किस तरीके से होता है इसका? तो देखिए मैप में आ जाइए, मैप में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे छोड़िए, बैरकपुर में फांसी दे दी गई 10 अप्रैल को, हो गया। अब यहाँ से आ जाइए मेरठ पे, ये यूपी में मेरठ, मेरठ है यहाँ पे आपका दिल्ली है, यहाँ पे पटना है, ठीक है, ये पुणे है, पुणे है, ठीक है। इस तरीके से पूरा फैल रहा है। तो अब मेरठ में आइए, मेरठ में ये कौन सा है? मेरठ, मेरठ, मेरठ में 24-25 अप्रैल को कुछ सैनिकों ने यह कहा कि हम भी यूज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। और 8 मई को बैरकपुर में 8 मई को कुछ सिपाही ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके वहां पे जो शस्त्रागार था उसको लूट लिया। और सिपाही में एक नेता थे बख्त खां। अच्छा, नेता कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई नेता आए थे। सिपाही में नहीं होता है जो कमांड करता है, लीड करता है। तो बख्त खां और इन सैनिकों को लेकर के चले गए कहां पे? दिल्ली। और दिल्ली में 12 मई को, ये कब हुआ? 8 मई को इनको जेल में डाला गया। 10 मई को ये लोग शस्त्रागार को लूट लिए, और 10 मई को चले गए कहां? यहां से अब दिल्ली। और 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली में जाकर के दिल्ली पे अधिकार कर लिया। और दिल्ली के शस्त्रागार को लूटने ही वाले थे, लगभग लूट ही लिए थे। लेकिन क्या कहा जाए अपने देश के देशद्रोहियों को कि किसी ने, भारतीय ने ही उसी में से आग लगा दिया और शस्त्रागार पूरा जल के राख हो गया। अगर कहा जाता है कि वो शस्त्रागार पे कब्जा हो जाता भारतीयों का, तो भारतीय हारे कैसे? हारने का मेन कारण, अभी आएंगे हम कारण में तो समझाएंगे आपको कि असफलता का कारण क्या था। उसमें यह था कि भारत के लोगों ने गद्दारी किया। अगर वो शस्त्रागार केवल हाथ में आता तो हम लोग के पास हथियार होता, हम हथियार से लड़ते। 1857 क्रांति में जितना युद्ध हुआ, हम लोगों की तरफ से हथियार में क्या था? तलवार था, भाला था, छोटी छोटी राइफलें थी, और उनके साथ अत्याधुनिक हथियार थे। यही रीजन था मेन, ठीक है। और भारत के लोगों की गद्दारी के कारण ऐसा हुआ। तो 12 मई को इसमें कब्जा हो गया। हालांकि उसके बाद ही, मतलब 12 मई को इस पर कब्जा होता है, उसके बाद 57 में ही लगभग अगस्त या सितंबर में उस पर फिर से अधिकार हो जाता है, ठीक है। और कौन अधिकार करता है? निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन। निकलसन स्टार्टिंग में अधिकार करने की कोशिश करता है, जिसमें वो मारा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है और पूछ भी सकता है कि किसकी हत्या हुई थी, किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो निकलसन था। कि कहां लड़ा था? दिल्ली में लड़ा था। बाद में हडसन ने क्या कर लिया? वहां पे अधिकार कर लिया। तो ये हो गया हमारा दिल्ली का। मेरठ से दिल्ली चले गए, दिल्ली, ये दिल्ली है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अलग अलग जगहों पे किस तरीके से हमारा सास ये फैलता है। तो चलिए देखते हैं एक एक को। कानपुर में आएंगे तो कानपुर में कौन लीड कर रहा था? तत्या टोपे और नाना साहब। तत्या टोपे और नाना साहब। तत्या टोपे का बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग है, इसको याद रखिएगा। और नाना साहब का नाम था धोधुपंत। नाना साहब का नाम था धोधुपंत। और एक चीज याद रखिए, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो नाम याद रखिएगा महेश दास। महेश दास। तो कानपुर में विद्रोह कौन किया था? नाना साहब और तत्या टोपे। और दबाया किसके द्वारा गया था? कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था। यह क्वेश्चन पूछता है कानपुर में नाना साहब और तत्या टोपे की सहायता करने के लिए कौन गया था? तो याद रखिएगा बिहार के जमींदार, जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह गए थे, ठीक है। कानपुर का हो गया। उसके बाद है लखनऊ। तो लखनऊ में कौन कर रहा था? तो आपको बताए थे वाजिद अली शाह, जो वहां के नवाब थे, उनको कैद कर लिया गया था। तो उनकी बेगम हजरत महल थी, उन्होंने विद्रोह को कमांड किया और कहा था कि हाथी पे बैठ के वो विद्रोहियों को लीड कर रही थी और अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी। फाइनली जाकर 1858 ईस्वी में, 57 के बाद 58 ईस्वी में अवध पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। और इस पे अधिकार करने वाला जो अधिकारी था वो कौन था? कैंपबेल था, ठीक है। कहा जाता है कि जो बेगम हजरत महल थी वो नेपाल चली गई और अंतिम जीवन शायद उनका और उनके बच्चे का बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजरा। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि लोग घर बर्तन मांज के उनका जीवन गुजरा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कानपुर का, लखनऊ का। उसके बाद देखते हैं झांसी का। तो झांसी का नेतृत्व कौन कर रही थी? झांसी का नेतृत्व कर रही थी महारानी लक्ष्मीबाई। और वहां उनके अगेंस्ट में लड़ा कौन? हीरोज। हीरोज का एक कंसेप्ट आता है कि हीरोज कहा था कि अगर भारत में जितने लोग लड़े थे हमसे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसमें अकेली एक कोई मर्द थी तो वो थी महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, झांसी की रानी। आप सुने भी हो कि झांसी की रानी के लिए कहा गया कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी थी। तो झांसी में नेतृत्व कौन कर रही थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और विद्रोह को दबाया कौन? हीरोज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इलाहाबाद में कौन था? तो इलाहाबाद में लियाकत अली थे। इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व कौन संभाल रहा था? लियाकत अली। और इनको दबाया कौन? कर्नल नील। आप बस नोट करते जाइए, इसको याद कर लीजिएगा। इलाहाबाद में लियाकत अली विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे और दबाया कौन? कर्नल नील। जगदीशपुर बिहार में आते हैं तो देखिए बिहार में दो लोगों का नाम आता है, जैसे पटना में और जगदीशपुर में। तो पटना में पीर अली का नाम नोट कर लीजिएगा। पीर अली कोई जमींदार नहीं थे, कोई राजा नहीं थे, ये एक पुस्तक विक्रेता थे। हुआ ये था कि ये पुस्तक जब बेचते थे तो क्रांतिकारियों का पुस्तक बेचते थे, जिसमें इनका मतलब घर को ही, इनके दुकान को ही ढहा दिए सब अंग्रेज। और जब ये क्रांति हुई तो इनको मौका मिल गया, तुरंत उतर गए। हालांकि इनको तुरंत 1 ही 2 महीने में शायद पकड़ के फांसी दे दिया गया था। लेकिन अगर पूछे कि पटना में कौन किया तो पीर अली। बिहार में कौन किया था? जगदीशपुर के जमींदार बाबूवीर कुंवर सिंह। और इनके खिलाफ लड़ा कौन था? तो विलियम टेलर और आयर। ठीक है, विलियम टेलर और आयर लड़े थे। उसके बाद देखते हैं बरेली, इंपॉर्टेंट है बरेली का। बरेली में खान बहादुर विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे और इनसे अंग्रेज बहुत ही डर गए थे, खान बहादुर से। और विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे। 57 में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, 58 में फिर से इनको पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। और कर्नल नील इस विद्रोह को दबाए थे। ठीक, फिर आते हैं फैजाबाद में। तो फैजाबाद में अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला विद्रोही का नेतृत्व कर रहे थे और इस विद्रोह को दबाया गया था रेनल्ड के द्वारा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां से विद्रोह हुआ था और किस तरीके से दबाया गया था। ये पूरा इतिहास अगर एक एक विद्रोह को समझाया जाए तो एक एक वीडियो लग जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए फैक्ट आप तैयार कर लो। ठीक है, तो ये रहा, क्या था ये? विस्तार। विस्तार में हमने देख लिया। अब आप यहां पे देखिए, विस्तार में आप देख रहे हो तो ये देख रहे हो कि ये क्षेत्र है, ये देख रहे हो ना, ये क्षेत्र, यही सिर्फ हमारा विद्रोह का क्षेत्र था। देख रहे हो ना, ये विद्रोह का क्षेत्र था। मतलब टोटल दक्षिण भारत इससे अछूता रह गया, इस विद्रोह से अछूता रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ऊपर का ये वाला क्षेत्र इससे अछूता रह गया। इसलिए हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1897 ईस्वी क्रांति से अछूता रह गया था। तो आप यहाँ देख लोगे कि इस क्षेत्र में आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो इधर लाहौर के बाद अफगानिस्तान वाला क्षेत्र ये आ जाए या इधर आ जाए, ये नहीं पार्टिसिपेट किए थे। आप सोच रहे हो सर अफगानिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? आपको पता होगा कि अफगानिस्तान हमारा था 1920 तक। 1920 तक अगर देखें तो अफगानिस्तान तक हमारा साम्राज्य था और इधर बर्मा तक हमारा साम्राज्य था। 1920 के करीब अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया, जबकि 1935 में जब अंग्रेजों को लगा कि भारत आजाद हो जाएगा तो बर्मा को भी अलग कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा विस्तार। अब हम देखेंगे असफलता के कारण और परिणाम। इधर मिटा दिए हैं, परिणाम क्या पड़ा हुआ इसका। ठीक है, असफलता के कारण और परिणाम। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए ये 2 टॉपिक असफलता के कारण क्या थे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर कोई भी कहीं पे डाउट हो या आप चाहते हैं कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ाइए, जबकि ये वीडियो मेन रूप से पढ़ाया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछे वो बन जाए, इसके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर ये हमको समस्या हो रही है, तो उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।